गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष करने के बाद नाउ दिस इज टाइम टू गो अनदर 60 मार्क्स क्वेश्चन विच इज़ रिफॉर्म्स इन इंडियन इलेक्ट्रल सिस्टम। समटाइम्स दोनों को ही कोलैबोरेट करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष और सुधारों में सुधारों को बताएं। तो दोष में लास्ट वीडियो में डीमेरिट्स में करवा चुकी हूँ, तो एक बार आप उसको पहले ज़रूर देख लें, इसके बाद ही आप ये रिफॉर्म्स करें, क्योंकि जो डीमेरिट्स थी उसका ठीक उल्टा जो है हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स को हम करेंगे। तो अगर सुधारों की बात करें तो अभी तक जो है भारतीय चुनाव प्रणाली में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में जो सजेशंस हैं हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। सबसे पहला है कि चुनाव आयोग को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि देखा गया है कि चाहे जब देश इलेक्शंस के दौरान हिंसा हो या बूथ कैप्चरिंग हो, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में जो है चुनाव आयोग को बहुत अधिक शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। इसलिए क्या है कि वो इतने प्रभावी तरीके से ऐसी गतिविधियों को जो कि चुनाव को खराब कर सकती हैं उन पर इतना अधिक नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह की चुनावी जो इरेगुलरिटीज़ या अनियमितताएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग को शक्तिशाली बनाया जाए। और सरकारी सुझाव पर विचार भी कर रही है कि चुनाव आयोग को जो है सिविल कोर्ट्स के जो राइट्स होते हैं, यानी कोर्ट की तरह ही, जहाँ पर आपराधिक नहीं बल्कि दीवानी यानी कि पैसों से रिलेटेड या जो भी मतलब आपराधिक नहीं होंगे, उसमें आपराधिक गतिविधियों मर्डर वगैरह के केसेस ना होंगे, जो अन्य केसेस होंगे उन केसेस को सुनने का जो है चुनाव आयोग के पास अधिकार हो, ऐसा किए जाने की जो बात है चुनाव आयोग कर रहा है, सोच रहा है। तो ये आपको ये पॉइंट इसमें ये हो गया है। ऐसी शक्ति इसके अलावा जो है निम्नलिखित शक्तियां प्रदान किए जाने की बात चल रही है कि ऐसी शक्ति जिससे वह निर्णय दे सके कि चुनावी भ्रष्टाचार के कारण कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा का सदस्य बना रहने के योग्य है या नहीं, तो ये जानने की उनको पूरा अधिकार होगा अगर उन्हें कोई नेता लगता है कि करप्ट है। फिर दूसरा है कि जो चुनाव में इरेगुलरिटीज होती हैं, अनियमितताएं होती है, उसकी जांच पड़ताल करने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग को होना चाहिए। चुनावी अपराध सिद्ध हो जाने पर लोगों को दंड करने का और उनसे जुर्माना वसूलने का, ये सारे अधिकार चुनाव आयोग को जरूर मिलने चाहिए, तभी वो एक प्रभावशाली निकाय के तौर पर काम करेगा। और स्वतंत्रता जो है दी जानी चाहिए चुनाव आयोग को। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात के लिए सरकार की तरफ देखना पड़े उसे, ऐसा ना हो, तो ये सुधार करने की जरूरत है। फिर हम आते हैं चुनाव आयोग का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। वर्तमान चुनाव आयोग के सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त और सहित 3 है, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसके लिए सुझाव दिया गया है कि चुनाव आयोग का गठन वैसे ही किया जाए जैसे संघ लोक सेवा आयोग का होता है। वहाँ पे भी जैसे एक प्रोसीजर होता है, आप प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है कि समिति बना दी जाती है और वो करती है नियुक्ति चुनाव आयोग के अध्यक्ष की, और इसी तरह से की जानी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री भी हो, मुख्य न्यायाधीश भी हो, संसद में जो विपक्ष का नेता है वो भी हो, जैसे संघ लोक सेवा आयोग वालों की होती है। तो इसी तरह से अगर इनकी भी होनी चाहिए, इससे क्या है कि ज़्यादा लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक वे दिखता है कि सिर्फ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी के साथ को भी मनमानी से चुनाव में नहीं खड़ा कर दिया जाएगा, बल्कि एक सुझाव होगा, आपस में बैठकर एक जो योग्य होगा उसे चुनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की जो योग्यताएं हैं संविधान में निर्धारित नहीं है, तो संसद द्वारा एक अधिनियम पास करके संविधान में जो है योग्यताओं को निर्धारित किया जाए ताकि पक्षपात होने से बचा जा सके। बिना किसी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को जस्ट प्रधानमंत्री चाहते हैं ये सोचकर आयुक्त नहीं बना देना चाहिए, योग्यताएं जरूर निर्धारित हो। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। इनकी पुनः नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कर सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार इन्हें बार बार नियुक्त किया जा सकता है। संविधान में जो ये व्यवस्था है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसके कारण मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की ईमानदारी पर संदेह किया जा सकता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के अनुसार चुनाव करवाता है, रद्द करवाता है, चुनाव के दौरान आचार संहिता में गड़बड़ियां करता है, ऐसा कोई चुनाव आयुक्त होगा तो ऑब्वियसली वो सरकार का अधिक पक्ष लेगा। तो ऐसे में ईमानदारी पर संदेह किया जा सकता है और हो सकता है कि वो इतना बेईमानी से चुनाव आयोग का जो मुख्य अधिकारी है या मुख्य आयुक्त है
वो जब इतनी बेईमानी से ये सब काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है या जो करंट गवर्नमेंट है वो उसको आगे फिर से उसका टेन्योर उसे वापस फिर से बना दे चुनाव आयोग। तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्या है, तो इस जो ये चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए चुनाव आयोग के पुनर्गठन के दौरान। फिर हम बात करते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू करना। अभी तक क्या है हमारे देश में, है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट का रूल है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है कि राजनीतिक दल कम वोट भी मिलते हैं तब भी वो अधिक स्थान प्राप्त कर लेते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल भी दिया था। तो इसके खिलाफ है इसके खिलाफ एक जो है ये लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। मान लीजिए सिर्फ 22% किसी चुनना चाहते हैं, बाकी के जो 88 हैं 78% जो है वो नहीं चुनना चाहते उसे, वो अलग अलग जगह वोट डाल रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कहा गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लेकर आनी चाहिए। इस बुराई को खत्म करने के लिए सूची सिस्टम होना चाहिए, लिस्ट सिस्टम होना चाहिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ राष्ट्रपति के चुनाव की, और वैसे भी मैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में भी बता चुकी हूँ भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताओं में, तो आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की जो बुराई है इसको दूर करने का एक ही तरीका है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची प्रणाली को अपनाया जाए, जिससे कि प्रत्येक राजनीतिक दल को उससे प्राप्त जन समर्थन के आधार पर विधानमंडल में स्थान प्राप्त हो सके। क्या है ये सूची लिस्ट सिस्टम? कि इसमें राजनीतिक दल जो है लिस्ट जारी करते हैं क्योंकि कौन कौन विधायक खड़े होंगे, फिर उनको जन समर्थन मिलेगा। तो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट सो डीपली, बस अभी के लिए आप इसमें इतना समझे कि ये जन समर्थन के आधार पर ही विधानमंडल में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसे थोड़े से वोट मिल गए वो जीत गया, चाहे 12% वोट मिले हैं, तो ऐसा नहीं होगा। फिर है अगला पॉइंट मतदाता पहचान पत्र। ये एक अच्छा सुझाव है। वैसे तो मतदाता पहचान पत्र 1993 में सभी के लिए अनिवार्य कर दिए थे चुनाव आयोग ने, लेकिन फिर भी एक बड़ा डिफरेंस जो है किया जा सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र सभी मतदाताओं को उपलब्ध न कराए जाने के कारण पहचान के लिए जो है राशन कार्ड, बस पास, विद्यार्थी पहचान आदि ये सब इनको मान्य कर देना चाहिए। वैसे तो अनिवार्य है, अभी मैंने बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतदाताओं के पास नहीं होता, तो कोई बात नहीं, कोई और आईडी देकर जो है वोट डलवा लेना चाहिए। इससे वोटों का प्रतिशत भी बढ़ेगा। दूसरा, जितनी भी खामियां हैं, किसी पर फोटो ठीक से नहीं है, किसी का नाम ठीक से नहीं है, तो उसको भी चेंज करना चाहिए ताकि जो है मतदाता अधिक से अधिक भागीदारी ले सके। जो फर्जी मतदान होता है उस पर भी रोक लगानी चाहिए। बैंक हो गए, अदालत, सरकारी सेवा, सरकारी कार्य व्यवहार में भी इससे अनुकूल सहायता मिल सकती है और नागरिकों की कई कठिनाइयां दूर हो सकती हैं अगर इस तरह से किया जाएगा तो। अतः भारतीय लोकतंत्र की जो सुरक्षा एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दृष्टि से हमें सभी मतदाताओं के फोटो युक्त पहचान पत्र बनाने के लिए निरंतर सरकारी तंत्र की ओर से सार्थक प्रयास हमेशा जारी ही करते रहना चाहिए, ताकि हम मतदाता जो चुनाव है वो निष्पक्ष और सही तरीके से करवा सकें। फिर 5वां पॉइंट है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग होते हैं, कि सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करना, वोट बटोरने के लिए मंत्री क्या करते हैं, उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं, सरकारी गाड़ियों में जाते हैं मंत्री, दूरदर्शन यानी कि मीडिया की जो सुविधाएं हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, पानी, बिजली, सड़कें, सफाई बनाने की जो घोषणाएं करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वास्तव में वो मंत्री जो है सरकार में है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके पास बहुत सारा तंत्र है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो उसके खिलाफ जो है कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव के व्यय के बारे में सुझाव, ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कितना 70 लाख रुपए कहाँ पर, 28 लाख, 20 लाख। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन, प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लेना। ये तो जो था गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया था कि बड़े राज्यों में कितना खर्च, छोटे राज्यों में कितना खर्च, लेकिन इस पर भी कुछ सुझाव दिए हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए, काले धन के अनुचित प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं
उन्हें ये जो है चुनावी खर्च का ब्यौरा समय पर देना होता है और एक लिमिटेशन है कि इतना ही चुनाव में वो खर्च कर सकते हैं, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अलावा भी चुनाव खर्च को रोकने के कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव पर किया गया जो खर्च है उम्मीदवार के खर्चे की सीमा में शामिल किया जाना चाहिए, ये एक सुझाव है। दूसरा, राजनीतिक दलों के आय व्यय विवरण की जो विधिवत जांच की जानी चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए आय व्यय का समस्त विवरण रखा जाना चाहिए। जांच मुख्य चुनाव आयोग द्वारा निश्चित किए गए लेखा परीक्षक द्वारा होनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव प्रचार की अवधि में कमी होनी चाहिए ताकि चुनाव खर्च कम हो सके, यानी कि 10 दिन कर दो उसे। इसी तरह से संसद विधानसभा चुनाव साथ साथ होने चाहिए, जैसे कि 1996 के चुनाव में यह प्रयत्न किया गया था कि दोनों एक साथ साथ चुनाव होने चाहिए। इससे क्या है कि अलग अलग समय पर अलग अलग खर्चा नहीं होगा। दो बड़े इलेक्शंस जो एक ही टाइम में हो जाएंगे तो खर्चा जो है बढ़ जाएगा। चुनाव अवधि में सार्वजनिक संस्थाओं के अनुदान देने पर रोक लगा देनी चाहिए। जो चुनाव के दौरान कोई भी जो पब्लिक सेक्टर की इंस्टीट्यूशन है वो किसी तरह का जो है अनुदान ना दे या फिर जो है सहायता राशि ना दे, इस पर रोक लगा देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि इस सहायता राशि के आड़ में सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव खर्च का कुछ भाग राज्य द्वारा भी वहन किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ही सारा खर्च उठाए। इससे मिश्रित चुनाव व्यय की व्यवस्था कहेंगे, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर खर्चा वहन करेगी। और पार्टियों को जो चंदा है वो चेक द्वारा दिया जाना चाहिए। चेक द्वारा क्यों? क्योंकि चेक के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, और बैंक में जाने का मतलब ये है कि आप जो है अपना पैसा गवर्नमेंट को बता रहे हो कि आपने कितना चंदे में पैसा लिया है। बैंक में जाने का मतलब वो सरकारी लिस्ट में चढ़ जाता है। अगर आप नकदी पैसा लेंगे तो वो आदमी अपने घर में छुपा के रख लेगा 2 करोड़ 4 करोड़, और धन बुरी तरह से जो है लुटाएगा, जो कि समय सीमा से बहुत अधिक है। तो वो गलत चीज़ है। इसलिए जरूरी होना चाहिए कि सरकारी ऑफिस में रिकॉर्ड हो जाए चंदा कितना किस पार्टी को मिला है। तो वो इससे क्या होगा, चुनाव में जो व्यय होता है उसको खर्चे को कम किया जा सकता है, या काले धन को लगाने से भी बचाया जा सकता है। फिर 7वां पॉइंट है चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि स्विट्जरलैंड में ऐसा है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता द्वारा, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ की जनता उन्हें वापस बुला लेती है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भी एक सुझाव है कि जो प्रतिनिधि हैं उनको वापस बुला लिया जाए अगर वो ढंग से काम नहीं करते हैं। फिर 8वां पॉइंट है चुनाव याचिकाओं के बारे में सुझाव। चुनाव याचिकाएं, देखो मान लो कोई चुनाव में गड़बड़ी हुई तो उस याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे पेश किया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के पास इतने सारे काम होते हैं तो ये सारी याचिकाएं निपटाने में कई वर्ष लग जाते हैं। तब तक तो अगले चुनाव आने को हो जाते हैं, और इन चुनाव याचिकाएं चुनाव से भी अधिक खर्चीली और बहुत ही क्रिटिकल सी कष्टमय बन गई है। इसलिए इन याचिकाओं का निपटारा शीघ्र होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, ताकि खर्चे से भी बचा जा सके आम आदमी का, और बेकार की मुसीबतों से भी बचा जा सके। फिर निर्दलीय उम्मीदवारों पर रोक। जो ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये निष्पक्ष चुनाव के लिए एक बड़ी ही समस्या है। क्यों है? क्योंकि ये जो उम्मीदवार खड़े होते हैं किसी पार्टी की तरफ से तो होते नहीं हैं। ये वोट को खराब करने का, ये वोट को बांट देने का काम करते हैं। हालांकि हमारा जो कानून है, हमारा संविधान है, वो स्वतंत्र या जो इन्हें निर्दलीय कहते हैं, यानी कि किसी भी दल से संबंधित नहीं होते हैं, अब सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर खड़े होते हैं। इन उम्मीदवारों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ अवश्य किया जा सकता है कि ये जो चुनाव है ये मजाक ना बन जाएगा। आपने कई बार देखा होगा एक सीट पर 20-20, 25-25 लोग खड़े हैं, जिसमें निर्दलीय 12-12, 13-13 हैं। उनको वोट 10, 15, 20, 100, 1000 इस तरह से आ रहे हैं। तो एक मजाक ही है। उन्हें पता है कि वो नहीं जीत सकते, फिर भी इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। तो भारतीय चुनाव का मजाक हो रहा है। इस संबंध में सुझाव भी दिया गया कि जो जमानत राशि उसे बढ़ा दिया जाए। 1996 में ऐसा किया भी गया कि जमानत राशि को बढ़ा दिया गया 25,000 रुपये, 10,000 रुपये, इस तरह से। दूसरी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे कि निर्दलीय उम्मीदवार को निश्चित प्रतिशत से अगर कम वोट मिलता है तो वो अगले चुनाव में खड़ा ही ना हो। तो ये भी एक सुझाव है कि ऐसा हो ही ना। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 369 जो है लोकसभा इलेक्शन में निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े थे, और उनमें से सफल कितने हुए? सिर्फ 9, यानी 369 में से सिर्फ 9 ही लोग सफल हुए हैं। 1% भी जो है रेशियो नहीं है जीतने वालों का। तो यानी बाकी जो 360 है वो नॉन सीरियस कैंडिडेट की तरह खड़े होते हैं। 16वीं लोकसभा में तो सिर्फ 3 ही जीते थे,
तो ये चीज़ क्या दिखाती है? ये चीज़ दिखाती है कि निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रति जनता भी उदासीन होती है। तो ये फालतू में खर्चा, और देखो आप जब भी इलेक्शन होते हैं तो चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार को जो है एक गनमैन जरूर देता है उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो देखो ये खर्चा है एक्स्ट्रा गनमैन का। तो जितने ज़्यादा निर्दलीय खड़े होंगे उतना खर्चा चुनाव आयोग के ऊपर बढ़ जाएगा, उन्हें गनमैन देना पड़ेगा, एक गाड़ी की सुविधा भी देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। 10वां पॉइंट है, अपराधियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बहुत ही वैलिड पॉइंट है, इसको लेकर बहुत बड़ा एक 2013 में जो है एक कानून भी बना था। एक मतलब सबसे पहली बात तो आपराधिक मामलों वाले जो चुनाव में खड़े होते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। अगर वहाँ पर रोक नहीं लग रही तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता होने के नाते ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव में जिताएं ही ना। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में एक फैसला सुनाया था जिसमें सांसदों और विधायकों को निचली अदालत में सजा सुनाए जाने के साथ ही अयोग्य करार देने की बात कही गई। यानी कि मान लीजिए किसी के ऊपर मर्डर का केस चल रहा है और उसके ऊपर सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई अदालत में निर्णय नहीं निकला है, तब तक वो अपराधी नहीं घोषित होता। अपराधी तब होता है जब कोई निर्णय आ जाता है अदालत की तरफ से। तो किसी के ऊपर मर्डर केसेस हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन वो चल रहे हैं, सुनवाई हो रही है, डिसीजन नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ डिसीजन दे गया है तो वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) कहते हैं इसे। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा अदालत पर सुनाई जाती है तो वो व्यक्ति इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो सकता, या फिर वो अगर प्रतिनिधि चुनकर गया भी है तो उसे जो है अपना प्रतिनिधित्व छोड़ना पड़ेगा, अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी तथा जेल से रिहा होने के 6 वर्षों बाद तक भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया था कि यदि जेल में बंद कोई व्यक्ति मतदान के लिए अयोग्य है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। यानी कि चुनाव देखिए जो जेल में है वो वोट नहीं डाल सकता है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई जेल में है वो इलेक्शन लड़ ले। तो ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को जितना हो सके उतना रोकने की जरूरत है। आपको याद हो बिहार के जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव वो इस अधिनियम के तहत सजा को भुगत रहे हैं। तो इस तरह से इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है कि जेलों में बंद व्यक्ति भी जो चुनाव लड़ने लगते हैं और बाहुबली प्रवृत्ति के होते हैं, अपने पैसे के दम पर, अपने खौफ के दम पर इलेक्शन भी जीत जाते हैं। तो ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को संसद जैसी पवित्र, विधानसभा जैसी पवित्र जगह में प्रवेश पर अंकुश लगा देना चाहिए। ये लगा भी दिया गया है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। 11वां है, प्रत्याशियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा निश्चित होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में साधारण तौर पर बुजुर्ग पीढ़ी का बहुत वर्चस्व देखा जाता है दलों में। जो जितना बूढ़ा है उतना उसका वर्चस्व बढ़ जाता है। युवा पीढ़ी को राजनीति का भविष्य बनने का या आगे आने का, अपना प्रभाव दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। तो इस प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका संविधान में ये व्यवस्था की गई, कोई व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक 8 वर्ष, वहाँ 4-4 वर्ष के होते हैं, 8 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर सकता। वैसी व्यवस्था हमारे देश में भी उच्च राजनीतिक दलों और प्रतिनिधि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा के रूप में की जा सकती है। जैसे हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा निश्चित की गई है, एक टाइम के बाद रिटायर हो जाएगी। इसी तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी 70 या 75 वर्ष की सीमा की जा सकती है। इससे क्या होगा कि युवा पीढ़ी को अवसर मिलेगा और जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर उतना एक्टिव होकर नहीं सोच सकते, उन्हें आराम मिलेगा। तो इस दिशा में देश का विकास भी होगा और अग्रसर होने के लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। फिर 12वां पॉइंट है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अब क्या होता है, लोकसभा के चुनाव एक बार हो रहे हैं, राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पे हो रहे हैं। जैसे 2019 में लोकसभा के हुए थे, एक बार हो गए अप्रैल में, फिर उसके 3-4 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अब देखिए आप यूपी में चुनाव होने वाले 2022 में, और अभी कुछ राज्यों के चुनाव होकर खत्म हुए हैं, वेस्ट बंगाल, केरला। तो ये जो चीज़ें हैं, अलग अलग समय पर चुनाव होना, तो चुनाव आयोग का खर्चा भी बहुत होता है, सरकार का खर्चा भी बहुत होता है, अलग अलग जगह पर चुनाव। ऐसा क्यों ना हो, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तभी अन्य राज्यों के साथ में चुनाव करवा लिए जाए। तो एक साथ ही मतदाता जब वोट करने जाएगा तो उसके जो है मतपत्र पर या फिर ईवीएम पर वो सारी चीज़ें होंगी कि ये तो लोकसभा के लिए है,
ये राज्यसभा के लिए, इनमें से आप वोट डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक ही टाइम पर एक ही खर्चे में दोनों ही तरह की सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारें चुन ली जाएगी। तो ये किया जाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ भी हैं, जिसमें राष्ट्रहित न होकर अपने हित ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें देश के बढ़ते हुए चुनावी आर्थिक बोझ के साथ साथ आए दिन आने वाले चुनाव में लागू होने वाले आचार संहिता विकास कार्यों पर भी रोक लगाती है। देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आया काम ठप पड़ गया, अरे अभी तो इलेक्शन है, अब कॉलेज नहीं लग सकता, इस दिन कॉलेज नहीं लग सकता, या इस दिन पढ़ाई नहीं हो सकती, अब इलेक्शन है, इस दिन बाजार बंद रहेगा। वो सारी चीज़ें, इन सारी जो सामाजिक जो बंधन आ जाते हैं बार बार कुछ समय बाद इलेक्शंस होने के लिए, कभी पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं, कभी राज्य विधानसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो सब रोकी जा सकती है। अन्य प्रयास भी की जा सकते हैं, जैसे भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार किए जाने का सिलसिला जारी है। इस संबंध में तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। एमसीक्यू में पूछ सकती हूँ आपसे। और इसी तरह से पूर्व चुनाव आयुक्त आर.के. द्विवेदी, टी.एन. शेषन हुआ करते हैं चुनाव आयुक्त, इन्होंने बहुत सारे सुधार करवाए हैं और उसमें से कुछ सुझाव को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। इन चुनाव सुधार संशोधन द्वारा मुख्य जो संशोधन हुए 1996 में इनको स्वीकृति मिली थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन करके। तो क्या थी कि चुनाव सुधार संशोधन द्वारा चुनाव प्रचार का समय 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। इससे खर्चे पर भी बोझ कम पड़ा और जो अव्यवस्था समाज में फैल जाती है इलेक्शन की वजह से, शोर शराबा और सभाएं, उसमें भी बहुत ही कमी आई, जिससे कि सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तो एक तरह से शांति आम जनता को मिली। जमानत राशि में बढ़ा दी गई, लोकसभा के लिए 25,000, विधानसभाओं के लिए 10,000 रुपए कर दी गई। तो ये भी क्या है, जो निर्दलीय होते हैं, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं, उनको वो अब खड़े नहीं होंगे, जमानत राशि इतनी बढ़ा दी गई है। तो आरक्षित जो लोक चुनाव क्षेत्र होते हैं, आरक्षित यानी रिजर्व होते हैं जो कैटेगरीज के लिए, उनके भी जमानत राशि बढ़ा के 12,500, विधानसभा चुनाव में 5,000 कर दी गई। इसके साथ ही जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स है, जो निर्दलीय के तौर पर खड़े हो जाते हैं, संख्या कम करने के लिए नाम पेश करने वालों की जो संख्या है 10 करा दी गई है। अनुमोदन और प्रस्तावक मैंने बताया था ना आपको, कुछ अनुमोदक होने चाहिए, कुछ प्रस्तावक। तो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, जो निर्दलीय, उनके लिए संख्या बढ़ाकर कि जो आपका नाम प्रस्ताव देने वाले वो 10 कम से कम होनी चाहिए। चुनाव अधिकारियों, चुनाव पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्र के कब्जे के मामले में गिनती रोकने के अधिकार दे दिए गए। यानी किसी अगर चुनाव पर्यवेक्षक है किसी बूथ पर, और उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, गिनती ठीक से नहीं हो रही, तो वो अब खुद से भी जो है रोक सकता है चुनाव। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। इसके अलावा नए कानून के अधीन चुनाव से 48 घंटे पहले शराब बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया तथा मतदान केंद्रों के पास शस्त्र लेकर घूमना भी अपराध घोषित हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है सुधारों में। 1989 में जो है वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाने लगा था, उसके बाद भी तो ये एमसीक्यू है जो आपको याद रखना है कि वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कब हुआ था। सरकार द्वारा भी कुछ चुनाव सुधार किए गए हैं, जैसे कि 1989 में जो है 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का क्रम निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची एवं मत पत्रों में उनके नामों के क्रम का निर्धारण करते समय सबसे पहले मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार तथा फिर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार, अंत में निर्दलीय उम्मीदवारों का नाम रखा गया है। तो इस तरह से कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी सुधार है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण के मामले में बहुत सारे सुधार किए गए हैं। जमानत राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रस्तावकों की जो नाम रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, प्रपोजल करने वाले होते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की भी बात की जा रही है। प्रत्याशी की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होंगे, ये भी बात हुई है 1992 के बाद। उपचुनाव हेतु समय सीमा जो है रख दी गई कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना है। अगर सीट की अवधि 1 वर्ष से कम बची हुई है तो फिर ये शर्त लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू आपको ये ध्यान रखना है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है। मतदान के लिए फिर जो कर्मचारी होते हैं उनको अवकाश दिया जाता है, उनको अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। ईवीएम मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो भी तो इस सरकार द्वारा किए गए सुधार। इसी तरह शराब बिक्री पर प्रतिबंध की बात कही गई है।
मतदान केंद्रों पर कब्जा करने वाले को कठोर सजा यानी 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा की बात कही गई है। प्रचार अभियान की अवधि भी कम कर दी गई है, 21 से घटाकर 14 कर दी गई है। दल बदल पर सदस्य की समाप्ति भी करने की घोषणा की गई, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको करवाऊंगी। मंत्रियों के कार काफिलों पर अंकुश लगा दिया गया है। धर्म जाति के नाम पर वोट देने वालों को अपराधी घोषित किया जाता है। प्रत्याशियों को लिए अपना अपराध रिकॉर्ड की सूचना देना अनिवार्य है। जब भी वो मतलब उम्मीदवार के लिए नामांकन करने जाते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड देना होता है कि वो किसी आपराधिक गतिविधि में तो नहीं थे। मतदाताओं के पहचान पत्र जारी करना, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, 1993 में लेकर आए थे, ताकि जाली वोटों को रोका जा सके। मतदान केंद्र के पास सशस्त्र सहित जाने का अंकुश। तो ये कुछ ऐसे सुधार हैं जो भारतीय चुनाव प्रणाली में किए गए हैं। तो ये सुझाव कौन कौन से हैं, यानी सुधार कौन कौन से हुए हैं, और भारतीय सरकार ने कौन कौन से या संविधान में कौन कौन से सुधार हुए हैं, वो मैंने आपको कंबाइन करके बता दिया है। तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से अपने बुक में करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।